हाँ, तो अभी हम लोग ने कल जो है सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोग ने कल रखी थी। और फिर जो है डोरमेंसी के बारे में पढ़ रहे थे और ये जाना था कि डोरमेंसी कितने तरीके की है और किस किस तरीके से होती है। ठीक है। और डोरमेंसी के वक्त प्लांट की एक्टिविटी कम हो जाती है, इतनी हम जानते हैं। ठीक। लेकिन जर्मिनेशन के लिए डोरमेंसी ब्रेक करना बहुत जरूरी चीज होती है। उसके लिए हमने कई सारे मेथड बताए थे, जैसे कि फिजिकल डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आप स्कैरिफिकेशन कीजिए या तो स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक। और दूसरा क्या यह था, केमिकल मेथड, कि आप केमिकल के यूज करके आप डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हो। ठीक। तो बात करते हैं वन बाय वन। फिजिकल मेथड। डोरमेंसी ब्रेकिंग का फिजिकल मेथड। तो पहला क्या है, स्कैरिफिकेशन। अब स्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि उसके सीड कोट को सॉफ्ट करते हैं या तोड़ते हैं या भी कमजोर करते हैं। ठीक है। तो वीकेंस द सीड कोट, उसके सीड कोट को हम कमजोर करते हैं। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है, एसिड से भी किया जा सकता है, मैकेनिकल किया जा सकता है और फिजिकल ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। तीन तरीके से किया जा सकता है। ठीक। एसिड ट्रीटमेंट, मैकेनिकल मेथड या हमारा जो है फिजिकल मेथड। ठीक। तो सबसे पहले तो एसिड। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, एसिड यूज फॉर स्कैरिफिकेशन। तो वो हमारा H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो हमारी एसिड है इसको हम लोग 100 ml पर केजी ऑफ सीड, 100 ml पर केजी ऑफ सीड से अप्लाई करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है। इससे हमारा क्या है, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर जब ये जाती है सीड, और 2 से 3 मिनट के अंदर जो इसका जो सीड कोट होता है वो कमजोर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बढ़ जाती है। ये हमारा एसिडिक मेथड था। अब मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, मैकेनिकल मेथड में बात करें तो हम जैसे सैंड पेपर होता है। ठीक है। तो सीड के कोट को ऊपर सैंड पेपर से हल्का सा रगड़ देते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए और उसकी जर्मिनेशन बढ़ जाए। ठीक है। तो इस तरीके का जो हमको देखने को मिलता है ज्यादातर बड़े सीड में। छोटे सीड को आप नहीं कर सकते कि धान की जो सीड है या गेहूं की जो सीड है उसको उठा के आप एक एक बालू कागज से रगड़ लो, नहीं। आप उसमें कर सकते हो जिसकी ग्रेन साइज बड़ी होती है, जैसे कि बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड्स है। ठीक है। इन सबके सीड को आप क्या जो है सैंड में, सैंड पेपर से या सैंड की सीड और सैंड को मिलाकर अच्छे से आप रगड़ दीजिए। ठीक है। तो उससे भी क्या है, स्कैरिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में सैंड पेपर आ जाता है। ठीक। और तीसरा जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके क्या होता है कि पानी आप बॉयल करके, ठीक है, उसमें आप सीड को उसमें सोक कर दीजिए। ठीक है। तो जनरली हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट होता है ये हम किसके लिए करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती है उसके लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेग्यूम्स के लिए होती है जनरली, लेग्यूम्स यानी पल्स क्रॉप्स में ज्यादातर स्कैरिफिकेशन का एक तरीका है। ठीक।
तो ये हमने पहला सीखा स्कैरिफिकेशन। अब दूसरा हमने कल उस दिन नोट किया था स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो ये था फिजिकल डोरमेंसी थी, मीन सीड कोड की वजह से था। स्कैरिफिकेशन जो है ड्यू टू सीड कोड था, जबकि स्ट्रैटिफिकेशन में यहाँ डोरमेंसी किसकी वजह से, इम्ब्रायो फैक्टर की वजह से, जिसको हम लोग प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, इम्ब्रायो फैक्टर की वजह से ऐसी डोरमेंसी होती है, मतलब जो डोरमेंसी इम्ब्रायो फैक्टर की वजह से है, उसको ब्रेक करने के लिए हम स्ट्रैटिफिकेशन चीज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है, वार्म स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो सारा गेम यहाँ पे टेम्परेचर का है। मीन्स अगर टेम्परेचर आप इस्तेमाल कर रहे हो सीड डोरमेंसी के ब्रेकिंग के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है डिफिनीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे लो कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, एक होता है वार्म स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक, कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो आप क्या है, जो सीड है उसको आप चिल्ड टेम्परेचर या 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे उसको आप 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी इस तरीके की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो कोल्ड डोरमेंसी मीन्स टेम्परेचर जो होता है रेंज यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आप सीड को ट्रीटमेंट करोगे, जिससे उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी। और वार्म स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर रेंज थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि वार्म स्ट्रेटिफिकेशन में जो हम सीट को किस टेम्परेचर पर रखते हैं वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के लिए रखते हैं। और वार्म स्ट्रेटिफिकेशन हम जनरली पैडी फील्ड पैडी क्रॉप के लिए करते हैं। ठीक है, हालांकि फार्मर से यूज नहीं करते हैं क्योंकि ट्रॉपिक रीजन में टेम्परेचर इतना पहुंच ही जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन जो सब ये हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी समर में 40 से 50 तक पहुंच जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, हाँ उसको धूप में थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। ठीक, और ये जो हमारा कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन है ये हमारा पाम सीड के लिए है या चेरी के लिए है। ठीक है, उनके लिए ये किया जाता है। तो ये सारी बातें थी हमारे फिजिकल डोरमेंसी ब्रेकिंग मेथड से रिलेटेड। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बात करें तो दो तरीके के केमिकल होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। मैं यहाँ बस केमिकल का नाम लिख देता हूँ जो पूछता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हम सबसे जो पॉपुलर पूछता है वो है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये हार्वेस्टिंग के बाद डोरमेंसी ब्रेक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, तो एक तो ये KNO3 भी होती है, इसका एक भाई HNO3 जो हम लोग ने इधर लिख लेते हैं, जिसे नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, लेकिन ये डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। डाइल्यूट HNO3 जो है या Cl है या H2SO4 है, जितने भी हमारी है। ठीक है, इससे हम यूज करके जो है उसकी डोरमेंसी को कम कर सकते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए इस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 0.5% का हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। मीन्स 0.5% कंसंट्रेशन का हमारा एसिड सोल्यूशन होगा, तो उसमें हम सीड की डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पूछता है डोरमेंसी ब्रेकिंग कंपाउंड का नाम, तो KNO3 ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है।
जो कि 1 से 3% के बीच में हम लोग इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, उनके नॉर्मल एसिड की बात करें यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं उसमें बात करें तो उसका 0.5% सोल्यूशन जो होता है उसमें आप सीड को यूज करके आप डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका ये भी होता है, डोरमेंसी को अगर बढ़ाना है तो आप क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। जैसे वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं स्टोर किया है, स्टोरेज जहां आपने किया है वहां पे अगर आपने ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इनडायरेक्टली उसकी डोरमेंसी भी ब्रेक हो जाती है। मीन्स प्लांट क्या है, रिस्पायर करने लगेगा, ऑक्सीजन लेकर रिस्पायर करने लगेगा, तो मीन्स वहां पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, ठीक। ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो थायो यूरिया है हमारा, ठीक है, थायो यूरिया जो हम लोग ने पढ़ा था अभी सॉइल साइंस में, ये भी हमारा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। GA3 जिबरलिक एसिड, ठीक है, GA3 ये जिबरलिक एसिड है, ठीक है। इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है जो कि हमारा डोरमेंसी ब्रेक करने में काम आता है, ठीक है। तो अगर पूछता है कि डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए अभी PGR की बात करते हैं, ठीक है। तो PGR में बात करें तो हमारे दो कैटेगरी में हम PGR को डिवाइड करते हैं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, तो एक प्रमोटर का काम करता है, ठीक है, एक प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। मीन्स एक प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएगा, दूसरा इनहिबिट करेगा। तो जब प्रोमोटर की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हमारा आता है ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, ठीक है। ये जिबरलिन या जिबरलिक एसिड, तो ये भी हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं और डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर में आपका एथिलीन है, ABA है, ठीक है। किसी दिन डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी हम लोग, फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एथिलीन। तो ये हमारा PGR है जो कि प्लांट के जरूरत के हिसाब से फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट ये हार्मोन्स या रेगुलेटर्स को करता है। तो ये बातें थी इसके डोरमेंसी से रिलेटेड, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ी सी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, व्हाट इज रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू ऑफ सीड की बात करें तो ये होता है प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, ये होती है हमारी RV, मतलब रियल वैल्यू ऑफ सीड। और जो है हमारा डॉकेज परसेंटेज तो हमने बता ही दिया है, वो इम्प्योरिटी के लिए होती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि रियल वैल्यू से आप क्या है कि किसी भी सीड की प्योरिटी और उसकी जर्मेबिलिटी दोनों बता सकते हैं। और ये हो ही गया है हमारा एक दो चीजें जो सीड से रिलेटेड पूछता है कभी कभी, ठीक है। अब तो वन लाइनर ही बच्चे, मेन मेन जो चीजें मुझे बतानी थी वो मेरे हिसाब से हो चुका है, ठीक है। एक होता है सीड इंडेक्स, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सीड इंडेक्स क्या होता है, और एक होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स जो होती है ये हमारा वेट होती है 100 सीड का, 100 सीड के, सॉरी 100 सीड का कितना वेट होता है, ठीक है, उसको हम सीड इंडेक्स कहते हैं। जबकि टेस्ट वेट की बात करें तो वो हमारा 1000 सीड का होता है, ठीक है। तो ये जनरली जो सीड इंडेक्स होता है हम बोल्ड सीडेड क्रॉप्स जैसे मेज है उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। और जो हमारी फाइन ग्रेन्स क्रॉप्स होती है जैसे सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, स्मॉल सीड क्रॉप्स होती है, उसके लिए हम क्या टेस्ट वेट यूज करते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि सबसे मतलब बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना है, 21 ग्राम, ठीक है। फेलरिस माइनर सबसे लोएस्ट है 2 ग्राम। तो
वो जब पूछता है तो 1000 टेस्ट वेट बोलने का मतलब ये है कि आपने उस क्रॉप की 1000 सीड काउंट किया और 1000 सीड का वेट किया, वही उसका टेस्ट वेट होता है। ठीक है, तो ये जनरली जो है हमारे फाइन ग्रेन के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपका राइस भी, राइस है, व्हीट है, ठीक है, जितने भी सीरियल्स है, इसमें क्या है, मेज है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट क्या होते हैं। ठीक, एक होता है सीड क्वालिटी इंडेक्स। सीड क्वालिटी इंडेक्स, तो सीड क्वालिटी इंडेक्स हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सीड की विगरनेस को, विगरनेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, मीन्स एक सीड कितनी तेजी से जर्मिनेट कर रहा है, उसको ये सीड क्वालिटी इंडेक्स हमको बताती है, विगरनेस ऑफ सीड क्वालिटी या सीड जर्मिनेशन। और अगर बात करें तो जर्मिनेशन परसेंटेज, अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो होती है हमारी हाईएस्ट, तो सारे फील्ड क्रॉप में मेज की जर्मिनेशन परसेंट हाईएस्ट मानी जाती है 90%। ठीक है, एमंग फील्ड क्रॉप, सारे फील्ड क्रॉप्स में, ठीक है, मेज की जर्मिनेशन परसेंटेज सबसे ज्यादा मानी जाती है और कॉटन की सबसे कम मानी जाती है। और बाकी जो जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं फील्ड क्रॉप, सब इसी के अगेंस्ट या इसी के बीच में आते हैं, ये लोएस्ट है और ये हमारा हाईएस्ट है। ठीक, ये है। उसके बाद एक चीज पूछता है कि सीड या ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट हम किसके लिए करते हैं या किस लिए करते हैं, तो ग्रो आउट टेस्ट ये जो है हमारे सीड की जेनेटिक प्योरिटी के लिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो बस यही पूछता है कि ग्रो आउट टेस्ट मतलब सीड की अ, क्या चेक करने के लिए यूज किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जेनेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या किसी चीज के लिए या नन ऑफ दिस। तो ग्रो आउट टेस्ट अगर हमसे पूछता है तो ये जेनेटिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक, और एक हमने बात की थी सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ठीक है, उसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक, सीड रिप्लेसमेंट रेट, ये क्या है, रेट, अब ये हमको क्या बताता है, मीन्स कि एक जैसे फार्मर है, फार्मरों की क्या आदत, किसानों में एक आदत होती है कि इसने एक क्रॉप एक सीजन में ग्रो की, ठीक है, अच्छी वैरायटी की क्रॉप ग्रो की, और उसके बाद क्या है, इसमें से कुछ क्या है कंज्यूम करता है, कुछ सेल करता है, और कुछ मतलब तीन पार्ट में, एक कंज्यूम कर लिया, एक कुछ सेल कर दिया, और कुछ क्या है सीड पर्पज के लिए बचा के रख लेता है, और इसी सीड को फिर नेक्स्ट ईयर यूज करता है। ठीक है, फिर इसी सीड को नेक्स्ट ईयर यूज करता है। तो इसमें क्या होता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट कहने का मतलब कि आप कितनी बार नई सीड को परचेज करते हो। तो इंडिया में जो है सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है बहुत ही कम है। ठीक है, जो अलग अलग क्रॉप और वैरायटी टू वैरायटी बदलती रहती है, लेकिन अगर इन जनरल हमसे कोई पूछता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा कितना है इंडिया का, तो नियरली 20 to 25% है। ठीक है, तो SRR जो है इंडिया में, ठीक है, ये हमारा
20% मान लो, ठीक है। एग्जैक्ट अगर नहीं भी है तो मोटा मोटा 20%, 20% ही, मतलब कि 100 किसानों में से 20 किसान ही ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हमारी नई क्वालिटी सीड हर साल यूज करते हैं, ठीक। लेकिन कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में ये पूछता है कि हाइब्रिड सीड के लिए, ठीक है, एसआरआर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर हाइब्रिड, हाइब्रिड जो भी हमारी सीड होती है उसके लिए रिप्लेसमेंट रेट है 100%, मीन्स आपको पूरी पूरी सीड उसको हटा देनी है, मीन्स पूरी की पूरी सीड को यूज करना है, मतलब अगले साल फ्रेश सीड लानी, क्योंकि सेग्रीगेशन होता है हाइब्रिड में। क्या है कि आप नेक्स्ट F1 के बाद जैसे ही F2 जनरेशन में जाओगे, ठीक है, तो 3:1 हो जाता है, मीन्स 25% जो है आपके यील्ड ड्यू टू सेग्रीगेशन लॉस हो जाती है। इसलिए हम लोग हाइब्रिड सीड में ये बोलते हैं कि आपको पूरा पूरा सीड लॉट रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारी सीड रिप्लेसमेंट रेशियो के या सीड रिप्लेसमेंट रेट के बारे में बात रही, ठीक। अब प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रिजर्वेशन जो है होता है थोड़ा सा, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, गांव में मड स्ट्रक्चर होता है, क्ले स्ट्रक्चर होता है, उसमें नहीं जाते, ठीक है। एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। रेड मार्कर से मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ लो कि उसको दिमाग में बैठा के चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में सबसे पहले बात तो पूछता है कि इसमें हम क्या यूज करते हैं और क्या एट विच टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जो हम सीड को है लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, मीडियम क्या यूज कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। और इसकी टेम्परेचर क्या है, कितनी होती है, -196 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में होता है, ठीक। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड टेम्परेचर है। और इतना याद रखो कि आप एक मॉइस्चर परसेंटेज जितना कम रहेगा, मतलब 1% अगर आप मॉइस्चर कम करते हो तो मान के चलो कि आप सीड की सेल्फ लाइफ को आप दुगनी कर देते हो। मीन्स अगर एक सीड जो 1 महीने जी सकता है, अगर उसका मॉइस्चर परसेंट 10 से 9 कर दिए तो वो 2 महीने तक सरवाइव कर सकता है, मतलब फ्रेश रहेगा। मीन्स अगर आप इसको एज ए सीड इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी तरीके से ये तो मॉइस्चर की बात थी, और दूसरा स्टोरेज की बात थी। अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम करते हो, जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा उसका सेल्फ लाइफ या स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, ठीक। तो ये सब बातें थी सीड से, क्रायो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक। इसके बाद एक जो है सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसने दिया था। सीड प्लॉट टेक्निक की बात करें तो ये जो है हमारे पुष्कर ने दिया दिया था, पुष्कर नाथ। इन्होंने दिया था, और इसमें क्या है कि आप डिजीज फ्री, ठीक है, मतलब डिजीज फ्री सीड के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये जनरली किसके लिए लाई गई थी, किस क्रॉप के लिए थी, ये पोटैटो के लिए थी। तो दो ही क्वेश्चन है कि इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है और ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, वो पोटैटो से रिलेटेड है। किसने दिया, पुष्कर नाथ ने दिया। और डिजीज फ्री सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए ही ये मेथड आया था, और स्पेशली वायरल डिजीज के लिए, डिजीज फ्री सीड, सीड प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन का मेथड है सीड प्लॉट टेक्निक। इसके बाद 2-3 इवेंट्स बता देता हूं, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिमाग में रख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फुल ये देख लेना, सीड में सबसे ऊपर जो होती है ISTA। ISTA का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ठीक है, जो नॉर्वे में है, अब ये स्विट्जरलैंड में है। तो ISTA क्या है? एक इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है। और जिसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड है। ठीक, ISTA। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है NSC, नेशनल सीड कारपोरेशन की स्टेब्लिशमेंट ईयर कब कौन सी है? 1963। 1963। ठीक है, यही सब पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इससे आते नहीं है। एक क्लास ऑफ द सीड, एक यही सब ईयर, इवेंट्स और छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्कैरिफिकेशन में आप क्या इस्तेमाल करते हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकिंग एसिड कौन सा है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक। देखो, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन पहले बना था, नेशनल सीड एक्ट बाद में आया था, ठीक है। तो सीड एक्ट, ये सीड एक्ट जो है हमारी 1966 में आई थी, ठीक। तो ये सब बातें थी, और बाकी बहुत सारी इवेंट्स हैं, ठीक है। अभी तो रिसेंटली आपका वो भी आया गया है, इसकी शुगर केन के लिए सीड बिल भी आ गया, तो वो सब शायद चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो यही सीड NSC है, ये सीड है, ठीक। और मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें थी सीड से रिलेटेड मैंने कवर कर लिए। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो बताया कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के लिए होता है, लेकिन सर कुछ डिजीज कंट्रोल करने के लिए भी, जैसे लूजस मटॉक्स, हाँ इसके बिल्कुल लिए भी बिल्कुल, होता है। जेंसन नहीं तो जेंसन नहीं तो दिया था, ठीक है, कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है उन्होंने ही दिया दिया था कि आपको डिजीज ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हो। वाटर क्या है, सबसे क्रूशियल चीज है कि टेम्परेचर, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके बैक्टीरिया या फंगस हैं या जो भी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, सब टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ठीक है। क्या है कि कोई तो मतलब बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। सर ये तो फिर ग्राम पोएसी फैमिली से आ जाता है ना, तो मतलब नहीं नहीं, ऐसा ये थोड़ी नहीं। ना कि केवल इसी में लेग्यूम बोल दिया तो लेग्यूम में ही करेंगे, ठीक है। मैक्सी जनरली का हमने कहा ना कि जनरली जो है लेग्यूम्स का क्रॉप के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राइस को नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, पैरा बॉइलिंग करते हैं, या कुछ दिन थोड़ा राइस को भी लोग करते हैं, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं, उनको जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। सब मिला के जो मतलब आप सारे फैमिली टेम्परेचर के लिए भी बढ़ाते हो, कर सकते हैं। हाँ सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछेगा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसकी जर्मिनेशन के लिए करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये पूछ जरूर सकता है कि ये जो है हॉट वाटर में कितने देर तक करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अगर बनाना चाहे वो भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा है कि सभी के लिए होती है, जनरली जो हम लोग करते हैं इसके लिए करते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स क्रॉप्स के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें क्या है, डाइकोटिलीडन होती है, वो थोड़ा सा पानी के साथ आके उनका सीड कोट ऐसे ही लूज हो जाता है। अब जैसे किसी का सीड कोट बहुत हार्ड है, तो वो पानी से भी नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए फिर हम एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कुछ एसिड से और ये पानी के बीच वाला है, तो उसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो सरफेस अगर रफ हो जाती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा हो जाता है, इसलिए हमने बोला, ठीक है।